हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एकेडमी ISPCS। आज इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इंडिया का स्पेस जर्नी का एवोल्यूशन। कैसे एक देश जो कि आज़ादी के बाद गरीबी से जूझ रहा था, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़मर्रा की जो परेशानियां हैं उससे जूझ रहा था। आमदनी की समस्याएं थी, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या थी। ऐसे टाइम पर हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग थे जो भारत को स्पेस में ले जाने का सपना देख रहे थे, जो भारत का स्पेस प्रोग्राम बिल्ड करने का सपना देख रहे थे, जिनकी बदौलत भारत दुनिया में टॉप 5 देशों में आता है स्पेस प्रोग्राम्स और अपने स्पेस एंडेवर्स को लेकर। तो ये पूरी जर्नी हमें इंडिया का एक रियल डेवलपमेंट का परछाई दिखाएगी। रियल डेवलपमेंट और रियल ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं, किसी एक सेक्टर के वजह से कैसे इंडिया के मल्टीपल सेक्टर्स बेनिफिट करते हैं उसको समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, इंडियन स्पेस हिस्ट्री। तो सबसे पहले अर्ली फाउंडेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो 1960 के दशक में 1962 में इंडिया में एस्टैब्लिश होता है इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इनकोस्पार बोलते हैं। ये एक फाउंडेशन बनता है इंडियन स्पेस प्रोग्राम का। फाउंडेशन कैसे, आइए समझते हैं। इसको डॉक्टर विक्रम साराभाई के अंडर, उनके लीडरशिप के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया जाता है। और हमें यहाँ पर पार्टनरशिप्स को भी बहुत ध्यान में रखना है। तो इनिशियली इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम था उसमें हमें अगर बाहर ही कोई मदद मिली है तो वो है यूएस एंड फ्रांस। तो यूएस एंड फ्रांस के मदद से भारत इनकोस्पार जो है वो एस्टैब्लिश करता है। उसके बाद नासा के बारे में अगर हम बात करें, सपोर्ट के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो नासा सपोर्टेड इंडिया इन सेटिंग अप द थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इन केरला। तो ये नासा के सपोर्ट से बना था। समटाइम्स इस तरह के क्वेश्चंस आपसे हमेशा यूपीएससी पूछता है कि खासकर हमने देखा है कि टिस्को, रौरकेला प्लांट, उनके बारे में पूछा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया में इन स्टील प्लांट्स का, इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का बहुत बड़ा रोल था। और उस टाइम पे भारत को मदद करने वाले देशों का नाम जानना बहुत ज़रूरी था। तो इसी तरह स्पेस में भी हमारी कोलैबोरेशंस जो है, पार्टनरशिप्स, शुरुआत से कौन कौन इंडिया के साथ खड़ा रहा, क्या क्या चैलेंजेस रहे, क्या क्या चुनौती रहे, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले पॉइंट याद रखना है, 1962 हम लोगों ने देखा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इनकोस्पार और वहां पर यूएस और फ्रांस की मदद। अब नासा ने और किस चीज में मदद की, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन एस्टैब्लिश करने में, जो आज तक इंडिया के एक ऑपरेशनल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन में से एक है और कई सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में काम आ चुका है। तो इसको एस्टैब्लिश करने में हमें नासा ने मदद की। 1963 में इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्च होता है थुम्बा से, अमेरिका का नाइकी अपाचे रॉकेट। तो इंडिया फर्स्ट रॉकेट लॉन्च। अब इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्च था, लेकिन ये जो रॉकेट था वो इंडिया का नहीं था। तो इंडिया ने रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन इंडिया का खुद का रॉकेट नहीं था। रॉकेट किसका था, रॉकेट था अमेरिका का। उसका नाम क्या था, नाइकी अपाचे। The payload was transported on a bicycle symbolizing humble beginnings। ये बहुत ही फेमस फोटोग्राफ है। आप देखोगे कि जो रॉकेट का जो पेलोड था, जिसको स्पेस में भेजना था, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बाइसाइकिल का इस्तेमाल किया गया। तो जिससे आपको इंडिया की हम्बल बिगिनिंग्स का पता चलेगा, कैसे इंडिया के जो साइंटिस्ट थे, जो ड्रीमर्स, जिन्हें में राइट वर्ड इज ड्रीमर्स, क्योंकि जब आपके पास साइकिल है, ट्रांसपोर्टिंग के लिए आपके पास प्रॉपर लॉजिस्टिक्स भी नहीं है, ऐसे टाइम पे आप स्पेस प्रोग्राम और स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट को डालने के बारे में सपना देख रहे हो, बहुत बड़ी बात है। दे वर ड्रीमर्स एंड दे बिकेम अचीवर्स। अगली 1969 में ये हमारा नेक्स्ट स्टेज है, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। इसरो का फॉर्मेशन होता है और इसके बाद से भारत ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इंडिया को एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी जहां पे इंडिया इंडिपेंडेंटली, इंडिजिनसली, घरेलू स्तर पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट कर सके। याद रखना, यहां पर वो दौर चल रहा है
जब भारत अनाज के लिए भी एक टाइम पर मोहताज था, अनाज के लिए भी परेशान था, भारत के लोग भूखे थे, भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या थी गरीबी की। तो ये जो बजट एलोकेशन है ऐसे टाइम पे स्पेस रिसर्च जैसे बड़े से ड्रीम और एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर कैसे चला जाए, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू था। तो इस वजह से इसरो को शुरू से ही बजट का कॉन्स्ट्रेन यानी बजट की कमी फेस करनी पड़ी। और हमने देखा है जैसे जैसे कंडीशन आपको दी जाती है उसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप डेवलप होते हैं। तो आज इसरो किस चीज के लिए जाना जाता है? आज इसरो जाना जाता है दुनिया भर में सबसे ज्यादा बजट फ्रेंडली स्पेस लॉन्च के लिए। और कई देश भारत के जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है यानी इसरो से मदद लेकर अपने सैटेलाइट्स को ऑर्बिट्स में डालते हैं। तो ये इंडिया के लिए डिप्लोमेसी का एक नया क्षेत्र बन चुका है आज। और भारत ने ये कैसे सीखा? क्योंकि भारत के पास थी कंडीशंस। कंडीशन क्या थी? फाइनेंशियल कंस्ट्रेन, यानी भारत के पास वित्त उतना नहीं था, भारत के पास धन इतना नहीं था कि वो स्पेस में खुलेआम खुले हाथों से खर्चा कर सके। आगे अगर हम कंपैरिजन करें जो मैंने आपको बताया, अराउंड द सेम टाइम यूएस लॉन्च अपोलो मिशंस। ये वो समय है एक टाइम पे हम सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, अपना रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, और वहां पर यूएस जैसा जो देश है जो कि रिसर्च टेक्नोलॉजी में सबसे आगे चल रहा था, वो अपोलो मिशंस लॉन्च करता है। यूएसएसआर ने यूरी गैंगरिन को स्पेस में भेज दिया था। पीपल वर फ्लाइंग इनटू स्पेस, लोग स्पेस में उड़ रहे थे, अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे थे, और भारत सर उठा के अंतरिक्ष में जाने का सपना देख रहा था सिर्फ। तो ये जो सपना है भारत ने आखिरकार अब धीरे धीरे जाके पूरा किया है। इंडिया स्टार्टेड लेट, तो हमने देखा कि भारत की शुरुआत धीरे हुई, धीमी हुई, लेकिन भारत ने आत्मनिर्भरता इसमें हासिल कर ली। और भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है वो दुनिया भर के स्पेस प्रोग्राम से बहुत अलग है और बहुत यूनिक है। ये हम देखते हैं जब चंद्रयान के बारे में हम बात कर रहे थे, जब चंद्रयान चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड करता है, तब हम देखते हैं कैसे इंडिया का जो लूनर मिशन है वो दुनिया के अलग अलग लूनर मिशन से कैसे अलग होता है, कैसे बजट फ्रेंडली लूनर, सबसे चीपेस्ट लूनर मिशन में से एक बन जाता है। आगे अब 1970 के दशक में 10 साल बीत जाते हैं। 10 साल के क्या डेवलपमेंट्स हुए? 1970 से 80 के दशक में नए डेवलपमेंट्स होते हैं। भारत को 1975 में मिलता है भारत का पहला खुद का सैटेलाइट। भारत का पहला सैटेलाइट कब मिला? 1975 में। सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्टा। इसको लॉन्च करने के लिए भारत ने किसकी मदद ली? सोवियत यूनियन की। और लॉन्च कहां से किया गया? कजाकिस्तान से। इस टाइम पे आप देखिएगा सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर, और कजाकिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ दैट यूनियन। फिर 1979 में भास्कर 1 एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो कि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, डेटा के लिए, इंडिया के एग्रीकल्चर के लिए, इंडिया के मॉनिटरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। रिसोर्स मॉनिटरिंग के लिए, रिसोर्सेज को और बेटर एक्सप्लोर करने के लिए। तो भास्कर 1 एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, वो लॉन्च की गई। 1980 में रोहिणी सैटेलाइट जो कि एक साउंडिंग रॉकेट थी, उसको लॉन्च किया गया SLV-3 रॉकेट का इस्तेमाल करके। और ये SLV रॉकेट 3 किसने डिजाइन की थी? डिजाइन बाय नन अदर देन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये इंडिया का पहला घर में बनाया हुआ, इंडिया का पहला इंडिजिनसली लॉन्च सैटेलाइट था जो हमने घर से लॉन्च किया था, जो हमने भारत से लॉन्च किया था। तो देखो कैसे हम लोग स्पेस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, इंडिया के सबसे अर्लीस्ट सैटेलाइट्स के फोटोग्राफ्स हैं ये। आगे बढ़ते हैं। 1982-84 का समय आ चुका है। अब हम दोबारा एक नए दशक में आगे बढ़ चुके हैं। अब तीसरा दशक भारत के स्पेस जर्नी में शुरू हो चुका है। यहाँ पे इनसैट सीरीज जो है लॉन्च होती है, जो कि कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए एंड डिजास्टर अलर्ट्स। एग्जाम्पल, इनसैट बिकेम अ लाइफलाइन फॉर टीवी ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया।
इंडिया में जो टीवी का फ्यूचर था, टेलीविजन का इंडस्ट्री थी, मैंने बताया एक स्पेस एक इंडस्ट्री है, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, बट स्पेस एज एन इंडस्ट्री उसने कितनी सारी इंडस्ट्रीज को फ्यूल किया, कितने सारे इंडस्ट्री को एक तरह से जीवन दान दिया, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। भारत में टीवी आया, लोग अपने छतों पे चढ़ के एंटीना घुमाने लग गए, किसके वजह से? भारत के स्पेस प्रोग्राम्स के वजह से, क्योंकि हम अब इनसैट की जो सीरीज थी, इनसैट सैटेलाइट स्पेस में डाल चुके थे। 1984 में भारत के लिए बहुत बड़ा एक स्टेप आया, क्योंकि राकेश शर्मा पहले इंडियन बने जो कि स्पेस में गए, सोवियत सोयूज T11 में, और उन्होंने ऊपर से देख के क्या बोला, जब उनसे पूछा गया कि भारत ऊपर से कैसा लगता है, तो उन्होंने बोला सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आगे फिर हर हमेशा हम कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। यूएस इस टाइम पे क्या कर रहा था? यूएस लैंडसैट 1972 में भेज चुका था पूरे अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए। यहां पर हम इंडिया के ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, यूएस 10 कदम आगे चल रहा है। लेकिन अब आप आगे जाके देखना, आज के समय में हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हाथ में हाथ मिला के निसार सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। तो ऐसा देश जो कि 10-20 कदम आगे है, उसके साथ हाथ में हाथ मिला के हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं आज के टाइम पे, ये टाइम चल रहा है। आगे सोवियत यूनियन हैड सैल्यूट स्पेस स्टेशन 971 ऑनवर्ड्स। देशों ने अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बेस बना लिया था, वहां पर जहां पर वो अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजकर रिसर्च, अब जमीन पे नहीं हो रहा है, रिसर्च हो रहा है स्पेस में, वो दौर चल रहा है। और ऐसे कंट्रीज से आज के टाइम में इंडिया कंपीट कर रहा है। जब इंडिया का चंद्रयान उड़ा था, उसी समय पे रशिया का लूना भी उड़ा था। दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही था कि उन्हें चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है, बट इंडिया सक्सीडेड एंड रशिया का जो लूनर मिशन था, लूना था, वो फेल हो गया था। तो ये कंपैरिजंस हमें साथ में लेते हुए चलना है। इंडिया इंस्टेड ऑफ मिलिट्री कंपटीशन फोकस्ड ऑन डेवलपमेंटल यूज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। ये सबसे ज्यादा दिमाग वाला, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट पॉलिसी थी, क्योंकि इस टाइम पे इंडिया के पास जियोपॉलिटिकल टेंशंस और जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस भी थे। लेकिन इस टाइम पे इंडिया ने अपना पैसा मिलिट्री में अंधाधुंध बर्बाद ना करके टेक्नोलॉजी को अपनाया, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया, स्पेस टेक्नोलॉजी को बजट एलोकेशंस होने शुरू हो गए। और इसी के वजह से अगले दशक में, हम अब चौथे दशक में पहुंच चुके हैं, 1990 के दशक में PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना लेता है इसरो। इसरो का ये वर्क हॉर्स बन जाता है। वर्क हॉर्स मतलब इसके बाद से इस रॉकेट से जितनी भी सैटेलाइट्स हैं, इसी रॉकेट को इस्तेमाल करके लॉन्च की जाती हैं। PSLV ने इंडिया की बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं। PSLV से GSLV का सफर एक अपने आप में यूनिक सफर है, क्योंकि ये जो व्हीकल्स हैं, सैटेलाइट व्हीकल्स हैं, ये लगातार हम लोग डेवलप करते गए, और सैटेलाइट व्हीकल्स का जो डेवलपमेंट है वो अपने आप में एक अलग स्टोरी है। PSLV ने लॉन्च किया इंडिया का IRS सैटेलाइट फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, वाटर मैपिंग, जिसके वजह से इंडिया का रिसोर्स डेवलपमेंट, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन और ज्यादा बेटर हुआ। 1999 में PSLV का एक वर्जन जिसको C2 कहते हैं, लॉन्च्ड ओशियन सैट एंड 2 फॉरेन सैटेलाइट्स। ओशियन सैट और 2 फॉरेन सैटेलाइट, साउथ कोरिया और जर्मनी की सैटेलाइट लॉन्च की, जिसके वजह से इंडिया एंटर करता है कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में। कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट का मतलब है अब 1999 के बाद से भारत पैसे कमाने के लिए दूसरे देशों की सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पहुंचाने का काम भी कर सकता है, क्योंकि भारत के पास है खुद का लॉन्च व्हीकल, उसका नाम है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इसको इस्तेमाल किया गया इंडिया ने कमर्शियल सैटेलाइट ड्रॉपिंग्स के लिए। आगे आप इंडिया के अगर जो हमारे व्हीकल्स के एवोल्यूशन है, अगर हम इसे देखें, तो सबसे जो पुराना और जो सबसे पहला SLV-3 आप देखिए, SLV-3 की हाइट सिर्फ 22 मीटर थी, और इसका प्रोपल्शन सिस्टम, यानी ये कैसा ईंधन इस्तेमाल करता था, तो ये सॉलिड ईंधन जलाता था।
पूरी तरीके से सॉलिड ईंधन को जलाता था, SLV3। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड आई एम टेलिंग यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। 40 kg तक का जो मास है ये ऊपर लेके जा सकता था, और कहां तक लेके जा सकता था? लोअर अर्थ ऑर्बिट तक। फिर आया ASLV। ASLV में भी प्रोपल्शन यानी जो ईंधन है वो सारा सॉलिड है, ऑल सॉलिड, लेकिन पेलोड का जो मास है, अब ये 150 kg की जो सैटेलाइट्स है, 150 kg का जो सामान है ये ऊपर पहुंचा सकता है। रेंज इसकी अभी तक चेंज नहीं हुई, रेंज कितनी है? लोअर अर्थ ऑर्बिट। फिर आता है इंडिया का वर्क हॉर्स, भारत का अंतरिक्ष का घोड़ा, भारत का अंतरिक्ष का घोड़ा। भारत का अंतरिक्ष का घोड़ा हम कहते हैं PSLV को, जैसे मैंने बताया PSLV XL आया। इसका पेलोड मास कितना था? 10 गुना ज्यादा, 10 गुना से भी ज्यादा। अभी भारत 150 kg स्पेस में लॉन्च कर सकता था, अब भारत 1860 kg स्पेस में लॉन्च कर सकता था। और ये सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट तक पहुंचा सकता था 1800 kg का मास। और अगर हम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की बात करें तो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में ये 1300 kg का मास पहुंचा सकता था। इसकी रेंज भी बड़ी थी और इसकी कैपेबिलिटी भी बड़ी थी, कैपेसिटी भी बड़ी थी। उसके बाद आता है इंडिया का रॉकेट्स में एडवांसमेंट का फेज, और इंडिया डेवलप करता है एक ऐसा रॉकेट जिसमें पहली बार 3 स्टेज है, ईंधन के 3 स्टेज। पहले चरण में वो जलाता है पूरा सॉलिड फ्यूल, फिर है लिक्विड फ्यूल, और लास्ट स्टेज में क्रायोजेनिक फ्यूल। और पेलोड मास है 2200 kg, और ऑर्बिट जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक ये पहुंच सकता है, जो कि ऑर्बिट्स का सबसे डिस्टेंस ऑर्बिट होता है। अब इंडिया का स्पेस में ऑर्बिट्स को लेकर तो कोई लिमिटेशन नहीं था। आई मस्ट सजेस्ट यू कि इस वीडियो के बाद ये जो टर्म्स है, अगर आपने कभी फॉलो नहीं किया है कि लोअर अर्थ ऑर्बिट क्या है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है, पोलर ऑर्बिट क्या है, ये आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। आपको मैं इस क्लास में एवोल्यूशन समझा रहा हूं। जब मैं टेक्नोलॉजी समझाऊंगा, कभी आप सिविल एकेडमी की क्लास अटेंड करना, तो जब टेक्नोलॉजी समझाऊंगा तब आप ये चीजें समझ पाएंगे। जैसा हमने देखा पहले था हमारा SLV में और ASLV में ऑल सॉलिड फ्यूल, PSLV में सॉलिड एंड लिक्विड, और GSLV में 3 स्टेज, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। फिर GSLV Mark 3 इंडिया का सबसे एडवांस्ड रॉकेट, जो कि आने वाले गगनयान मिशन में भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी पेलोड कैपेसिटी है 4000 kg, 4000 kg की पेलोड कैपेसिटी। ऑर्बिट है इसका जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, और प्रोपल्शन है सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। तो ये इंडिया का सबसे एडवांस रॉकेट चल रहा है आज के टाइम पे। तो ये मैंने आपको बताया। अब आप देखिए कब कब क्या क्या इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो GSAT को इस्तेमाल करने के लिए जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल किया गया है, GSLV। 2008 में चंद्रयान 1 जो पहला चंद्रयान मिशन था, उसको इस्तेमाल करने के लिए हमने इस्तेमाल किया। और पहला चंद्रयान मिशन क्यों गया था ये भी देखिए। भारत चांद पे ढूंढ रहा था पानी। अभी भी सोलर हम जो लैंडिंग कर रहे हैं, सॉरी लूनर साउथ पोल पे जो लैंडिंग है, उसका भी यही मिशन है, चांद पे पानी या और पार्टिकल्स का रिसर्च करना। नासा का M3 इंस्ट्रूमेंट लेके गए थे ऑन बोर्ड हम चंद्रयान 1 में, और फाइंडिंग्स को कंफर्म किया था। अगर हम कंपैरिजन करें तो जापान भी हमसे आगे था। जक्सा, जापान की एजेंसी का नाम है जक्सा, अपना पहला लोनार प्रोब हितेन कब लॉन्च करता है? 1990। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UPSC एग्जामिनेशन। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1990 में हितेन जो है जापान का पहला लूनर मिशन था, वो 1990 में लॉन्च कर रहा है। और इंडिया उससे लगभग कितने साल बाद? लगभग 2 दशक बाद लगभग अपने मून मिशन पे आता है। चाइना का जो स्पेस प्रोग्राम था वो ह्यूमन मिशंस भेज रहा है 2003 में। इंडिया अब भी अपना बजट फ्रेंडली मिशन चालू रखता है। चंद्रयान 1 का कॉस्ट कितना था? $80 मिलियन, $80 मिलियन ओनली।
इतने में हॉलीवुड की मूवीज नहीं बन पाती है, हॉलीवुड की जो पिक्चरें हैं वो इससे ज्यादा महंगी होती हैं। आगे अब बात करते हैं रीसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में। जब हम रीसेंट डेवलपमेंट्स को देखें तो 2013 में मंगलयान मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन भी बोलते हैं इसको, मॉम, ये पहला एशियन नेशन बना, भारत पहला एशियाई देश ऐसा बना जो मार्स की ऑर्बिट तक पहुंचा, मार्स की कक्षा में पहुंचा, और पहला दुनिया में ऐसा बना जो कि पहले अटेम्प्ट में ऐसा कर पाया, पहली कोशिश में। अब भारत कुछ और था, जो भारत आप 4 दशक पहले देख रहे थे स्पेस प्रोग्राम में, अब भारत वो नहीं था। अब भारत अपने कॉन्टेम्पररीज जापान, रशिया, यूएस, चाइना को कड़ी टक्कर दे रहा था, और मार्स की ऑर्बिट में पहली ही कोशिश में पहुंचने में भारत कामयाब होता है, दुनिया का पहला ऐसा देश बनता है। तो पहली बार भारत ऐसा कुछ करता है जिसमें वो दुनिया का पहला एक है। तो ये था सबसे बड़ा माइलस्टोन आज तक का इंडिया का, और इसका भी कॉस्ट कितना था, 74 मिलियन। मैंने बताया जैसे हॉलीवुड की मूवी थी ग्रेविटी, उससे भी कम बजट था इसका, इससे ज्यादा बजट तो हॉलीवुड में पिक्चरों का होता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भारत के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने टाइट जेब, जब थी उनकी जेब में पैसा नहीं था, तब काम करना सीखा था, तब रिसर्च किया था। तो उन कंडीशंस में भारत के वैज्ञानिकों ने काम किया है, और आज उसी को हम अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं, क्योंकि आज हम इसको किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? डिप्लोमेसी के लिए। द टर्म इज स्पेस डिप्लोमेसी। हम ऐसे देशों के लिए जिनको जरूरत है, जिनको टेक्नोलॉजी की जरूरत है, हम उनको हाथ बढ़ा सकते हैं, उनके सस्ते में हम उनकी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं। जैसे भारत का कहना है वासुदेव कुटुंबकम, अर्थ इज अ वन बिग फैमिली, तो इंडिया अपने उस मोटो को भी इस टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ा सकता है। आगे 2017 में PSLV C-37 वेरिएंट 104 सैटेलाइट लॉन्च करता है एक मिशन में, और ये भारत वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। तो आप देख लीजिए, अब भारत पहली बार कोई काम करने वाला देश बन गया, स्पेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया भारत ने। तो जो 2010 के बाद का भारत है वो कुछ और ही भारत है, स्पेस में आगे दौड़ने वाले कई देशों को पीछे कर दिया, बहुत ज्यादा लीप ले चुके देशों को पीछे कर दिया, और अब भारत स्पेस में नए नए कीर्तिमान, नए नए झंडे गाड़ रहा था लगातार। तो ये जर्नी जानना बहुत जरूरी है। ज्यादातर फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था, यूएस की सैटेलाइट को भी लॉन्च किया, इजराइल की सैटेलाइट को लॉन्च किया, कजाकिस्तान, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड, यूएई एंड अदर्स। 2019 चंद्रयान 2 जो मिशन था, the orbiter is still operational though the Vikram lander lost contact during descent। ये एक अनफॉर्चुनेट इवेंट था, बिल्कुल सक्सेस के पास पहुंचते पहुंचते जो हमारा विक्रम लैंडर था उसका कनेक्शन टूट जाता है इसरो के साथ, एंड इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। लेकिन हमारे वैज्ञानिक यहां रुकते नहीं है। ठीक कितने साल बाद? ठीक 4 साल बाद आता है चंद्रयान 3, और यहां पे भारत कामयाब होता है। अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग नियर लूनर साउथ पोल, इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू डू सो। फिर से आपको सुनने को मिल रहा है भारत बनता है पहला देश। अब ये दशक भारत का था, तो ये समझना है हमें। हमने देखा 1960 के बाद कई दशक बीत गए, अलग अलग चैलेंजेस, अलग अलग चुनौतियां भारत सामना कर रहा है, देख रहे हैं अपने साथी देशों को आगे बढ़ता हुआ, स्पेस में इंसानों को भेजता हुआ। भारत अब वही सपना साकार करने जा रहा है गगनयान मिशन से, और ये भारत का स्पेस में ऐसा कदम होगा, इसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया पीछे मुड़कर नहीं देखने वाला है। तो जैसे कि इंडिया बना पहला ऐसा देश जो कि चंद्रयान 3 में सॉफ्ट लॉन्चिंग अचीव करता है। साथ ही साथ इंडिया अपना कॉमर्शियल एंगल चला रहा था, जैसे 2022 में SSLV बनाया। SSLV है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगर छोटी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजना है उसके लिए एक लॉन्च व्हीकल बनाया, ठीक है। तो ये क्विक और लो कॉस्ट लॉन्चेस देता है। ये खासकर जो डेवलपिंग कंट्रीज है, विकासशील देश है, और ऐसे देश जो विकसित नहीं है, उनकी भी जरूरतें हैं कम्युनिकेशन को लेके, रिसोर्स मैपिंग को लेके, वेदर फोरकास्टिंग को लेके। ऐसी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत उनको टेक्नोलॉजी हैंड ओवर कर सकता है। तो इंडिया के कॉमर्शियल इंटरेस्ट, इंडिया के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट में भी ये रहेगा। आगे इंडिया का एक और मिशन आता है
आदित्य L1 मिशन, इंडिया का पहला ऐसा मिशन जो अब सूरज की रिसर्च करेगा, सूरज का अनुसंधान। और मैंने बताया जैसे कि गगनयान मिशन, द मोस्ट एम्बिशियस भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, जिसका टेक्निकल सपोर्ट रशिया और फ्रांस से मिल रहा है, जो कि इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन कर रहे हैं। तो ये था भारत का पूरा एवोल्यूशन। इसमें मैंने अभी करंट कंटेक्स्ट में क्या क्या चल रहा है, जैसे निसार सैटेलाइट, ये बिल्कुल करंट चल रहा है, इन चीजों को फॉलो करो। क्या है निसार, क्या निसार प्रोजेक्ट है, उस पे क्या क्या कोलैबोरेशन है इंडिया और यूएस के बीच में, गगनयान मिशन क्या है, सब यूपीएससी में आपके एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये क्लास इसलिए बनाई थी ताकि आप इंडिया के स्पेस प्रोग्राम, जो कि दुनिया भर में सबसे यूनिक है, सबसे लड़ता झगड़ता भारत अंतरिक्ष में पहुंचा है और अब अंतरिक्ष में सब देशों से आगे जाने के बिल्कुल करीब है, कई चीजों में आगे भाग रहा है। तो ये जर्नी जानना हमारे लिए और समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप जुड़े रह सकते हैं सिविल एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।